बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम चैप्टर नंबर 3 क्लास 9 पीरियोडिक टेबल इन पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज़ का एक्सरसाइज करेंगे। सबसे पहले हम इसमें एमसीक्यूज़ करेंगे, फिर शॉर्ट क्वेश्चंस करेंगे और लॉन्ग क्वेश्चंस करेंगे। ये वीडियो देखने के बाद आपको ना सिर्फ इसके एमसीक्यूज़, शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चन याद होंगे, बल्कि आपको मैं इसका कॉन्सेप्ट भी क्लियर करवा के दूंगा। अगर इसी स्टाइल में कोई और एमसीक्यूज़ आ जाए जो बुक में मेंशन है तो आप वो भी कर पाओगे। सही है, तो एक्सरसाइज शुरू होता है एमसीक्यूज़ से। MCQs नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सेम फैमिली एज फ्लोरीन। हमें कहा गया है कि इन गिवन ऑप्शन में वो कौन सा एलिमेंट है जो क्लोरीन फैमिली में मौजूद, मतलब फ्लोरीन वाले ग्रुप में मौजूद है। तो सी इज द करेक्ट ऑप्शन, आयोडीन। आयोडीन हमारे पास फ्लोरीन वाले ग्रुप में मौजूद है। MCQs नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग हैव द स्मॉलेस्ट आयनाइजेशन एनर्जी। तो पोटेशियम की आयनाइजेशन एनर्जी 419 है, फास्फोरस की 1012 है, सल्फर की 1000 है, कैल्शियम की 590 है। तो इसमें जो स्मॉलेस्ट आयनाइजेशन एनर्जी है वो है पोटेशियम की K। ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। MCQs number 3, an element having electronic configuration 2, 8 and 1, it belongs to which group and period। हमें कहा गया है कि MCQs नंबर 3 में हमें कहा गया है कि एक एलिमेंट है, उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन 2 है, इसके पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन और थर्ड शेल में इसका 1 इलेक्ट्रॉन है। तो हमें कहा गया है कि ये कौन से ग्रुप में मौजूद है और कौन से पीरियड में मौजूद है। तो देखिए इनमें नंबर ऑफ शेल्स क्या है, 1 2 3 शेल्स हैं इसमें। तो इसका मतलब ये है कि ये पीरियड थर्ड का एलिमेंट है, ये थर्ड पीरियड का एलिमेंट है और इसके वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। तो इसका मतलब ये है कि ये ग्रुप फर्स्ट का एलिमेंट है। तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जिस एलिमेंट की है वो है सोडियम Na, और सोडियम हमारे पास थर्ड पीरियड एंड ग्रुप फर्स्ट का एलिमेंट है। तो इसमें आप ऑप्शन चेक कर लो, ग्रुप फर्स्ट एंड पीरियड थर्ड, ग्रुप फर्स्ट एंड पीरियड थर्ड का एलिमेंट है और ये एलिमेंट है सोडियम। अच्छा, MCQs नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट वुड बी मोस्ट सिमिलर टू कार्बन। हमें कहा गया है कि इनमें से कौन सा एलिमेंट कौन से एलिमेंट की प्रॉपर्टीज कार्बन के सिमिलर होगी। तो हमने कहा था कि एलिमेंट्स इन सेम ग्रुप हैव सेम प्रॉपर्टीज। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो है सिलिकॉन। सिलिकॉन कार्बन के सिमिलर है क्योंकि सिलिकॉन और कार्बन सेम ही ग्रुप में लाई करते हैं। S ब्लॉक एलिमेंट्स आर metals. S block elements are metal. Option A is the correct option. MCQs number 6, which of the following have the largest ionization energy। MCQs number 6 में हमें कहा गया है कि इसमें गिवन ऑप्शन में लार्जेस्ट आयनाइजेशन एनर्जी किसकी है। मतलब अगर आयनाइजेशन एनर्जी की हम डेफिनेशन करें तो आयनाइजेशन एनर्जी इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द वैलेंस शेल ऑफ अ गैसियस एटम टू फॉर्म केटायन। ये आयनाइजेशन एनर्जी की डेफिनेशन थी। तो इसमें जो हीलियम है इसकी आयनाइजेशन एनर्जी सबसे ज़्यादा है क्योंकि हीलियम हमारे पास स्टेबल है, इससे इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल है। अगर इससे हम इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो इसे हम ज़्यादा आयनाइजेशन एनर्जी देंगे, ज़्यादा एनर्जी देंगे। तो इस वजह से हाईएस्ट एनर्जी है, आयनाइजेशन एनर्जी इन गिवन ऑप्शन में हाईएस्ट किसकी है, हीलियम की। MCQs नंबर 7, element in a dash has similar chemical properties। element in a group has similar chemical properties। सेम ग्रुप के एलिमेंट्स जो डाउन द ग्रुप जो हम आते हैं तो जो ग्रुप के एलिमेंट्स होते हैं उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज, उनकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, एक दूसरे के साथ सिमिलर होती हैं। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी। MCQ नंबर 8, an element has 8 electron in its valence shell। इट इज़ अ मेंबर ऑफ, एक एलिमेंट है जिसके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है। तो जिसके वैलेंस शेल में 8, ये इसके वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन था तो ये ग्रुप फर्स्ट का एलिमेंट था। और जिस एलिमेंट के वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होंगे तो इसका मतलब ये है कि वो ग्रुप 8 का एलिमेंट होगा। और ग्रुप 8 हमारे पास क्या है, नोबल गैसेस हैं। सही है, तो जिस एलिमेंट के वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होंगे वो ग्रुप 8 होगा और ग्रुप 8 हमारे पास नोबल गैसेस हैं। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी। MCQs नंबर 9, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इज बेस्ड ऑन एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर के बेस पर है तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। शील्डिंग इफेक्ट इज ड्यू टू, शील्डिंग के इफेक्ट की अगर हम डिफिनेशन करें, द इफेक्ट इन विच द इनर शेल इलेक्ट्रॉन्स
Inertial electrons shield the outer electron from the nucleus. Attractive force is called shielding effect. तो जो इनर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो आउटर इलेक्ट्रॉन्स को इफेक्ट करते हैं, तो शील्डिंग इफेक्ट इज ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स। डिफिनीशन को अगर आप गौर से देख लें तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है एमसीक्यूज नंबर 10 का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी, इलेक्ट्रॉन्स। अच्छा, अब आते हैं, ये तो हो गए आपके एमसीक्यूज हो गए, अब आते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस की तरफ। शॉर्ट क्वेश्चंस की तरफ शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 1, विच एलिमेंट ऑफ ग्रुप फर्स्ट इज नॉट एन अल्कली मेटल एंड व्हाई। हमें शॉर्ट क्वेश्चन में कहा गया है कि ग्रुप फर्स्ट का कौन सा एलिमेंट है जो अल्कली मेटल नहीं है, और वो अल्कली मेटल क्यों नहीं है। तो देखें, अगर अल्कली मेटल्स हमारे पास वो एलिमेंट्स, वो केमिकल्स होते हैं जिसे अगर हम वाटर में डालें तो हमारे पास बेसिक सॉल्यूशन बनाएंगे। अल्कली मेटल्स हमारे पास वो केमिकल्स, वो एलिमेंट्स होते हैं, वो एटम्स होते हैं जिसे अगर हम वाटर में ऐड कर लें तो हमारे पास बेसिक सॉल्यूशन बनाएंगे। और अगर हम इसे एसिड में ऐड कर लें, अल्कली मेटल्स को अगर हम एसिड में ऐड कर लें तो हमारे पास साल्ट बनवाएंगे और एसिड की एसिडिटी को कम करेंगे, ये हमारे पास अल्कली हो गए। तो अल्कली मेटल्स हमारे पास वो मेटल्स हैं जो इस तरह की खुसूसियात रखती हों। अच्छा, तो ग्रुप फर्स्ट के जो तमाम एलिमेंट्स हैं, सोडियम, पोटेशियम, ये सब इनमें क्या है, इनमें ये खुसूसियात पाई जाती हैं। देखें, अगर सोडियम को 2Na प्लस 2H2O, अगर इसे हम वाटर में डाल दें तो हमारे पास क्या बनेगा, हमारे पास बनेगा 2NaOH प्लस H2, हमारे पास गैस रिलीज हो जाएगा। ये NaOH क्या है, हमारे पास बेस बन गया। तो हमारे पास जो एलिमेंट, जो ग्रुप फर्स्ट के एलिमेंट हैं अल्कली मेटल्स, तो अगर उन्हें हम वाटर में ऐड कर लें तो हमारे पास बेसिक सॉल्यूशन बनाते हैं, अगर उन्हें हम एसिड में ऐड कर लें तो हमारे पास साल्ट बनाते हैं। देखिए, सोडियम, पोटेशियम को अगर हम प्लस HCl, हमारे पास एसिड है, तो हमारे पास क्या बनेगा, 2 पोटेशियम, तो हमारे पास 2KCl, हमारे पास क्या बन गया, साल्ट बन गया। और हमारे पास ये क्या बन गया, ये गैस रिलीज हो गया। तो हमारे पास ये क्या बन रहा है, यहां पर हमारे पास अगर इसे हम वाटर में ऐड करेंगे तो हमारे पास बेसिक सॉल्यूशन बनाएंगे, अगर इसे हम एसिड में ऐड करेंगे तो हमारे पास साल्ट बनाएंगे और एसिड की एसिडिटी को कम करेंगे। सही है, ये है अल्कली मेटल, अल्कली की खुसूसियात। अब मेटल्स क्या है हमारे पास, मेटल्स हमारे पास वो हैं जो कि हमारे पास कंडक्टिविटी, मेटल्स की हमारे पास कंडक्टिविटी होती है। दे आर कंडक्टिव, शाइनी, मेलिएबल, डक्टाइल। तो ये मेटल्स की हमारे पास खुसूसियात होती हैं। मेटल्स आर मेलिएबल, डक्टाइल, शाइनी, सोनोरस विच कैन प्रोड्यूस साउंड। जबकि और ग्रुप फर्स्ट के तमाम एलिमेंट्स की ये प्रॉपर्टीज हैं, वो अल्कलीज हैं, वो अल्कली मेटल्स हैं, वो अल्कली भी हैं और मेटल्स भी हैं। ग्रुप फर्स्ट के तमाम एलिमेंट्स अल्कली मेटल्स हैं एक्सेप्ट हाइड्रोजन। हाइड्रोजन जो है हमारे पास, इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है हाइड्रोजन। Hydrogen is not alkali metal. Hydrogen is an exception because hydrogen do not produce salt when added to acid, and hydrogen do not produce basic solution when added to water. Moreover, hydrogen do not have the properties such as conductivity, shyness, malleability and ductility. So that is why hydrogen is not an alkali metal. Hydrogen हमारे पास alkali metal नहीं है। अच्छा, हमें कहा गया है place the following elements in order of increasing ionization energy. सोडियम, सल्फर, मैग्नीशियम एंड आर्गन। तो अगर ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग आयनाइजेशन एनर्जी, हमें कहा गया है कि मतलब लोअर से हायर तक जाओ। आप इसको इस तरह प्लेस कर लो कि ये हमारे पास आयनाइजेशन एनर्जी कम से ज़्यादा की तरफ जाए। तो सोडियम की आयनाइजेशन एनर्जी हमारे पास है 496, जो कि कम है किस चीज़ से, मैग्नीशियम से। मैग्नीशियम की हमारे पास 738 है, जो कि कम है सल्फर से, जो कि हमारे पास है 1000।
और ये कम है आर्गान से। आर्गान में हमारे पास ये 1521 और इनकी किलो जोल पर मोल, किलो जोल पर मोल, ये सब किलो जोल पर मोल में है। तो ये हमने इनकी प्लेसमेंट कर दी ऑन द बेसिस ऑफ इंक्रीजिंग देयर आयनाइजेशन एनर्जी। ये हो गया आपका शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 2। अब आते हैं शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। नेम द ग्रुप एंड स्टेट द ग्रुप नंबर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स। हमें शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया है कि आपको जो एलिमेंट्स दिए गए हैं उनको नाम दो और ये बताओ कि इनके ये कौन से ग्रुप में मौजूद होते हैं और उस ग्रुप का नाम क्या है। तो हमारे पास सबसे पहले दिया गया है पोटेशियम। पोटेशियम हमारे पास ग्रुप फर्स्ट का एलिमेंट है और ग्रुप फर्स्ट एलिमेंट को हम कहते हैं अल्कली मेटल्स। अल्कली मेटल्स मेरे बच्चे, सही है? मेरे बच्चे तो नहीं हो, बूढ़े बच्चों में भी खुद ही बच्चा हूँ। अच्छा, क्वेश्चन नंबर ये सेकंड हमारे पास दिया गया है नियॉन। नियॉन हमारे पास ग्रुप 8 का एलिमेंट है और ग्रुप 8 को हम कहते हैं नोबल गैसेस। अच्छा, थर्ड हमें दिया गया है क्लोरीन। क्लोरीन हमारे पास अच्छा बेरिलियम भी दिया गया है सर, बेरिलियम थर्ड हमें बेरिलियम दिया गया था तो बेरिलियम को फोर्थ कर लेते हैं। बेरिलियम हमारे पास ग्रुप 2 का एलिमेंट है। ग्रुप 2 का एलिमेंट है और ग्रुप 2 को हम कहते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। शाबाश। और क्लोरीन हमारे पास ग्रुप 7 का एलिमेंट है और ग्रुप 7 को हम कहते हैं हेलोजन गैसेस। और ये केमिस्ट्री में डरावने ख्वाब की तरह है जो आपको हर जगह दिखेगा। अच्छा, फिफ्थ हमें दिया गया है कार्बन। कार्बन हमारे पास, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, इसके वैलेंस शेल में 4 है, तो ये है ग्रुप 4 का एलिमेंट। कार्बन हमारे पास ग्रुप 4 का एलिमेंट है और ग्रुप 4 को हम कहते हैं कार्बन फैमिली। सही है? अच्छा, ये हो गए आपके 3 शॉर्ट क्वेश्चन। अब आते हैं शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। विच एलिमेंट इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट? कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ब्रोमीन एंड सल्फर। विच ग्रुप डज इट बिलोंग्स टू? हमें कहा गया है कि इसमें सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन सा है और ये कौन से ग्रुप से ताल्लुक़ रखता है। तो देखें, अगर जो मैंने आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की जो डिटेल एक्सप्लेनेशन मैंने आपको दी थी उसमें मैंने एक्सप्लेनेशन के बाद जो आपको एक जुमला कहा था वो ये था कि द एलिमेंट ऑन द अपर राइट साइड ऑफ पीरियोडिक टेबल आर मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स। इसके पीछे पूरा फिनोमेना है जो मैंने उस वीडियो में एक्सप्लेन किया हुआ है कि द एलिमेंट्स ऑन द अपर राइट साइड ऑफ पीरियोडिक टेबल, वो एलिमेंट जो पीरियोडिक टेबल के अपर राइट साइड पर हों। ये हमारे पास लेट सपोज अगर पीरियोडिक टेबल है तो ये जो एलिमेंट है अपर राइट साइड ऑफ पीरियोडिक टेबल, दे आर द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स। ओके, और हमने पढ़ा था वहां पे कि फ्लोरीन यहां पर मौजूद है। फ्लोरीन यहां पर मौजूद है और फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हैविंग वैल्यू 4.0। फ्लोरीन के यहां पर है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन हमारे पास इन गिवन ऑप्शन में जो हमारे पास ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन एमसीक्यू क्वेश्चन नंबर 4, एमसीक्यू शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 4 का जो आंसर है वो है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम and it belongs to group 6। ओके, ऑक्सीजन हमारे पास सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है और ये ग्रुप 6 से ताल्लुक रखता है। अब आते हैं शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। हाउ डज द फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स वेरी अक्रॉस द पीरियड एंड डाउन द ग्रुप्स? देखिए, इसको मैं आपको बड़े अच्छे से एक्सप्लेन करके दूंगा क्योंकि इसमें मैंने हर वीडियो में आपको डिटेल दी हुई है। देखिए एमसीक्यू, ये जो शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 5 है इसमें हमें कहा गया है कि आयनाइजेशन एनर्जी किस तरह वेरी करती है। आयनाइजेशन एनर्जी
किस तरह वेरी करती है अक्रॉस द पीरियड एंड डाउन द ग्रुप। फ्रॉम जब हम लेफ्ट टू राइट पीरियोडिक टेबल में जाते हैं तब हमारे पास आयनाइजेशन एनर्जी किस तरह होती है, जब हम टॉप टू बॉटम पीरियोडिक टेबल में आते हैं तब हमारे पास आयनाइजेशन एनर्जी किस तरह वेरी होती है, किस तरह तब्दील होती रहती है। तो सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं आयनाइजेशन एनर्जी अक्रॉस पीरियड्स, आयनाइजेशन एनर्जी इन पीरियड्स। तो देखें, जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं पीरियड में, आयनाइजेशन एनर्जी की अगर हम डिफिनेशन करें तो आयनाइजेशन एनर्जी इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी व्हिच इज रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द वैलेंस शेल ऑफ अ गैसियस एटम टू फॉर्म केटायन। आयनाइजेशन एनर्जी हमारे पास वो एनर्जी होती है जो हम किसी एटम को चाहिए होती है ताकि उसके वैलेंस शेल से हम इस इलेक्ट्रॉन को निकाल सकें। ये एनर्जी हमने इस एटम को दी और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से आउट हो गया, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ गया, सही है। तो ये जो एनर्जी हम दे रहे हैं ये है आयनाइजेशन एनर्जी व्हिच इज रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द वैलेंस शेल ऑफ अ गैसियस एटम। अच्छा, अब ये जितना न्यूक्लियस चार्ज ज़्यादा होगा उतनी आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होगी, क्योंकि अगर न्यूक्लियस चार्ज ज़्यादा होगा तो न्यूक्लियस इस इलेक्ट्रॉन को, इस वैलेंस इलेक्ट्रॉन को और जोर से अपनी तरफ खींचेगा, मजबूती से पकड़ेगा, तो हमें ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होगी इसे निकालने में। तो हमारे पास आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होगी जब न्यूक्लियस चार्ज ज़्यादा होगा। अच्छा, जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं, जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं पीरियोडिक टेबल में तो हमारे पास एटॉमिक नंबर कांस्टेंटली इंक्रीज हो रहा है। एटॉमिक नंबर हमारे पास कांस्टेंटली इंक्रीज हो रहा है। एटॉमिक नंबर हमारे पास इसलिए इंक्रीज हो रहा है क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन न्यूक्लियस कांस्टेंटली बढ़ रहे हैं। नंबर ऑफ प्रोटॉन न्यूक्लियस में जब कांस्टेंटली बढ़ रहे हैं, जब पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस में बढ़ रहा है तो इसका मतलब यह है कि न्यूक्लियस चार्ज भी कांस्टेंटली बढ़ रहा है। न्यूक्लियस चार्ज भी कांस्टेंटली बढ़ रहा है। अब अगर न्यूक्लियस चार्ज कांस्टेंटली बढ़ेगा तो न्यूक्लियस का होल्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर ज्यादा होगा। जब न्यूक्लियस का होल्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर ज्यादा होगा तो हमें ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी इलेक्ट्रॉन को नॉकआउट करने में। तो अगर हमें ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी इलेक्ट्रॉन को नॉकआउट करने में तो इसका मतलब यह है कि आयनाइजेशन एनर्जी भी हमारे पास बढ़ेगी जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं पीरियोडिक टेबल में। अब आते हैं ग्रुप्स में। ग्रुप्स में हमारे पास आयनाइजेशन एनर्जी किस तरह वेरी होती है। तो जब हम टॉप टू बॉटम आते हैं, टॉप टू बॉटम आते हैं तो हमारे पास नंबर ऑफ शेल्स कांस्टेंटली इंक्रीज होते हैं। अच्छा, पीरियड में हमारे पास नंबर ऑफ शेल्स रिमेन द सेम, मतलब ग्रुप पीरियड फर्स्ट के एलिमेंट का में एक शेल होगा, पीरियड सेकंड के एलिमेंट के 2 शेल्स होंगे, पीरियड थर्ड एलिमेंट के 3 शेल्स होंगे, पीरियड 4 एलिमेंट के 4 शेल्स होंगे। तो पीरियड में नंबर ऑफ शेल्स रिमेन द सेम, हाउएवर इन ग्रुप्स नंबर ऑफ शेल्स हमारे पास कांस्टेंटली इंक्रीज हो रहे हैं। जब हम टॉप टू बॉटम आते हैं नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज हो रहे हैं, मतलब ये इसका न्यूक्लियस है। तो ये फर्स्ट एलिमेंट ग्रुप के फर्स्ट एलिमेंट का एक शेल है, दूसरे एलिमेंट के 2 शेल हैं। इसी तरह जब हम डाउन द ग्रुप आते हैं तो एक एक शेल इंक्रीज हो रहा होता है। जब नंबर ऑफ शेल इंक्रीज हो रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि न्यूक्लियस के शील्डिंग इफेक्ट बढ़ रही है, मतलब इनर इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं तो शील्डिंग इफेक्ट क्या हो रही है, शील्डिंग इफेक्ट बढ़ रही है। जब शील्डिंग इफेक्ट बढ़ रही है और वैलेंस इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियस से डिस्टेंस बढ़ रहा है तो इसका मतलब यह है कि न्यूक्लियस चार्ज डिक्रीज हो रहा है। न्यूक्लियस चार्ज डिक्रीज हो रहा है। अब अगर न्यूक्लियस चार्ज डिक्रीज होगा तो हमारे पास इस इलेक्ट्रॉन को हम थोड़ी सी एनर्जी दे के भी निकाल सकते हैं। तो हमारे पास आयनाइजेशन एनर्जी जब हम टॉप टू बॉटम आते हैं तो आयनाइजेशन एनर्जी हमारे पास डिक्रीज होती है। आई होप आपको समझ आ गया होगा कि जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं पीरियोडिक टेबल में तो हमारे पास आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होती है, जब हम टॉप टू बॉटम आते हैं तो हमारे पास आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होती है। सही है। क्वेश्चन नंबर 6,
विच एलिमेंट इज फाउंड इन पीरियड सेकंड ग्रुप 7। ये हमें पीरियड्स और ग्रुप्स दिए गए हैं और हमें कहा गया है कि पीरियोडिक टेबल में इस पोजीशन पर कौन सा एलिमेंट लाई कर रहा है। तो अगर आपने ये फाइंड करना है तो देखिए, ये फर्स्ट हमें दिया गया है पीरियड सेकंड। आप ये जो हम हॉरिजॉन्टल लेफ्ट टू राइट जाते हैं, ये हमारे साथ पीरियोडिक टेबल में ये पीरियड्स होते हैं। ये जो हॉरिजॉन्टल रोज होते हैं, ये हमारे पास पीरियड्स होते हैं। तो अगर हमें पीरियड का कहा गया है तो हम लेट सपोज ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, तो हम सेकंड पीरियड हमें कहा गया है तो हम इस पीरियड सेकंड को कर लेंगे। हम इस पीरियड सेकंड में आ जाएंगे। ये पीरियड सेकंड हो गया, लेट सपोज ये पीरियड सेकंड है तो हम इस पीरियड सेकंड में आ गए। और लेट सपोज ये ग्रुप्स है ना, ये ग्रुप हो गया और ये ग्रुप 7 की बात कर रहे हैं, ये ग्रुप 7। तो जो पीरियड सेकंड ग्रुप 7 में जो एलिमेंट पाया जा रहा है वो है फ्लोरीन। इस पोजीशन पर जो एलिमेंट लाई कर रहा है वो है फ्लोरीन। इस पोजीशन पर फ्लोरीन लाई कर रहा है। बिल्कुल, अगर आपने और भी इसी तरह के पोजीशंस फाइंड करने हैं तो आप पहले पीरियड 4 में चले जाओगे। लेट सपोज ये पीरियड 4 हो गया, ये पीरियड 4 है, आप पीरियड 4 में चले गए। पीरियड 4 में आपने सेलेक्ट कर लिया, फिर आप पीरियड 4 में आप ग्रुप 3 में आ जाओगे। लेट सपोज ये यहां पर ग्रुप 3 हो गया। तो अगर आप पीरियड 4 और ग्रुप 3 में जो एलिमेंट लाई कर रहा है तो आप उसको पॉइंट आउट कर लोगे। और यहां मेरे ख्याल में इलियम है गैलियम। इसी तरह बिल्कुल आप पीरियड 5 में चले जाओगे। पीरियड 5 में जब चले जाओगे तो इस साइड पे ग्रुप 6 में जो एलिमेंट लाई कर रहा है, पीरियड 5 एंड ग्रुप 6 ये जिस जगह पर मिलते हैं एक दूसरे के साथ, तो वो एलिमेंट है टेलोरियम। इसी तरह पीरियड फर्स्ट में जब आप जाओगे, पीरियोडिक टेबल की पीरियड फर्स्ट और ग्रुप 8 में आप जाओगे तो आपको उस कोने वाले साइड पे मिलेगा हीलियम, एटम हीलियम मिलेगा आपको। अच्छा, ग्रुप क्वेश्चन नंबर 7 लास्ट में कर लेते हैं, सही है। इससे पहले क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10 कर लेंगे। आपको ये एक दूसरे के साथ लिंक कर रहे हैं, सही है। क्वेश्चन नंबर 8, मेक अ जनरल स्केच ऑफ पीरियोडिक टेबल शोइंग S, P, D एंड F ब्लॉक एलिमेंट्स विदाउट शोइंग द सिंबल ऑफ एलिमेंट्स। हमें कहा गया है कि आप पीरियोडिक टेबल का एक जनरल स्केच ड्रा कर लो। तो जनरल स्केच पीरियोडिक टेबल का कुछ इस तरह होगा। लेट सपोज ये हमारे पास पीरियोडिक टेबल है, सही है, इस तरह। लेट सपोज ये हमारे पास पीरियोडिक टेबल हुआ तो यहाँ पर हाइड्रोजन, इसी तरह ये सेकंड ग्रुप हो गया। सेकंड ग्रुप में यहाँ पर लेट सपोज ये DNF ब्लॉक एलिमेंट्स हो गए। ये लेट सपोज हमारे पास ये एक पीरियोडिक टेबल का, ये मैं आपको जनरल स्केच ड्रा कर रहा हूँ। ये यहाँ पर लेंथेनाइट और एक्टिनाइट सीरीज हो गई। अब हमें कहा गया है कि इसमें जो ब्लॉक्स बन रहे हैं आप ये पॉइंट आउट कर लो। तो देखें, ये हो गया, ये इसी तरह ये जो हैं, ये क्या हो रहा है, ये मैंने यहाँ पे एक जनरल स्केच ऑफ पीरियोडिक टेबल ड्रॉ कर ली, जहाँ पर ये रोज हो गए और ये मतलब इस तरह के कॉलम्स हो गए, सही है। मतलब इसी तरह ये कॉलम्स हो गए। इसी तरह पीरियोडिक टेबल में हमारे पास 7 पीरियड्स होते हैं, 7 पीरियड्स होते हैं और 8 ग्रुप्स। टोटल हमारे पास 18 ग्रुप्स होते हैं इसमें, जबकि नॉर्मल एलिमेंट्स के ग्रुप्स जो हमारे पास हैं वो 8 हैं। देखिए, अगर हम इसमें अब ब्लॉकिंग करें ना, तो ये फर्स्ट 2 ग्रुप्स जो हमारे पास हैं ये S ब्लॉक में आते हैं। ये S ब्लॉक बना रहे हैं। ये ग्रुप 2 से ग्रुप 8 तक ये हमारे पास P सब शेल को फिल कर रहे हैं अपने बैलेंस शेल में, तो ये हमारे पास P ब्लॉक बना रहे हैं। ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है D, और ये है हमारे पास लेंथेनाइट और एक्टिनाइट सीरीज F ब्लॉक एलिमेंट्स। तो S, P, D एंड F ब्लॉक एलिमेंट्स, ये है जनरल स्केच ऑफ पीरियोडिक टेबल। Why the S block elements have 2 groups only? हमें कहा गया है कि ये S block elements में ये सिर्फ ये 2 ग्रुप्स क्यों हैं।
तो देखिए, हमने जब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल हम पढ़ रहे थे तो उसमें हमने कहा था कि ये जो ब्लॉकिंग हम कर रहे हैं पीरियोडिक टेबल में, जो एस पी डी एंड एफ ब्लॉक हमने बनाए हुए हैं, ये हमने किस चीज के बेस पर, ऑन द बेसिस ऑफ कंप्लीशन ऑफ सब शेल एंड वैलेंस शेल। ये जो हमने ब्लॉक्स बनाए हुए हैं ये है ऑन द बेसिस ऑफ कंप्लीशन of subshell in valence shell। मतलब ये कि जो इस ब्लॉक में जो एलिमेंट्स हैं ये अपने वैलेंस शेल में एस सब शेल को फिल कर रहे होंगे। ये जो पी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं ये अपने वैलेंस शेल में पी सब शेल को फिल कर रहे होंगे। ये जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं ये अपने वैलेंस शेल में डी सब शेल को, और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स अपने वैलेंस शेल में एफ सब शेल को फिल कर रहे होंगे। लेट सपोज हाइड्रोजन हमारे पास एस ब्लॉक एलिमेंट का एक एलिमेंट है। एस ब्लॉक एलिमेंट का हमारे पास हाइड्रोजन एलिमेंट है, तो हाइड्रोजन अपने वैलेंस शेल में कौन से सब शेल को फिल कर रहा है, एस सब शेल को। ये न्यूक्लियस हो गया हाइड्रोजन का, और ये एक इलेक्ट्रॉन हो गया, ये हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गई। इसी तरह सोडियम हमारे पास एस ब्लॉक का एलिमेंट है, सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक एटॉमिक नंबर 11 है, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s1 है। तो ये अपने वैलेंस शेल में कौन से सब शेल को फिल कर रहा है, एस सब शेल को। इसी तरह पी ब्लॉक एलिमेंट्स में कार्बन हमारे पास पी ब्लॉक एलिमेंट है, तो कार्बन की अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर ले, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 हो गया, ये अपने फर्स्ट शेल में एस सब शेल को फिल कर रहा है, और इसके सेकेंड शेल में इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2s2 2p2। कार्बन अपने वैलेंस शेल में पी सब शेल को फिल कर रहा है, तो कार्बन हमारे पास पी ब्लॉक एलिमेंट में आ रहा है। अब आते हैं क्वेश्चन की तरफ कि ये एस सब शेल में हमारे पास सिर्फ 2 ग्रुप्स क्यों हैं। 2 ग्रुप्स इसलिए हैं क्योंकि एस सब शेल में सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। एस सब शेल कैन ऑक्युपाई ओनली 2 electrons, so that is why S block elements has only 2 groups. Okay, I hope I have answered the question. अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। What type of element is sulfur? Representative element, transition element और lanthanide element और एक्टिनाइड एलिमेंट। देखिए, हमें अब कहा गया है ये जो सल्फर हमारे पास है, क्वेश्चन नंबर 10 में हमें कहा गया है कि ये सल्फर हमारे पास कौन सा एलिमेंट है। ये आया लैंथेनाइड सीरीज में आता है, एक्टिनाइड सीरीज में आता है, ट्रांजिशन एलिमेंट्स में आते हैं, ये क्या है हमारे पास। तो देखिए, सल्फर का एटॉमिक नंबर है 16, इसका एटॉमिक नंबर हुआ। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो है, इसके फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, इसके सेकंड शेल में 2s2 2p6, बाकी रह गए 6 इलेक्ट्रॉन, तो इसके 3s2 3p4। तो ये अपने वैलेंस शेल में कौन से सब शेल को फिल कर रहा है, ये अपने वैलेंस शेल में p सब शेल को फिल कर रहा है। सल्फर अपने वैलेंस शेल में p सब शेल को फिल कर रहा है, तो इसका मतलब ये है कि सल्फर हमारे पास p ब्लॉक एलिमेंट में आता है। क्योंकि ये अपने वैलेंस शेल में p सब शेल को फिल कर रहा है, इसलिए सल्फर हमारे पास p ब्लॉक एलिमेंट में आता है। और हमें पता है कि s एंड p ब्लॉक एलिमेंट्स जो हमारे पास हैं वो हमारे पास हैं नॉर्मल एलिमेंट्स और रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स भी हम इसे कहते हैं।
तो इस डिस्कशन से हमें पता चला कि सल्फर जो हमारे पास है वो रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट है, क्योंकि सल्फर अपने वैलेंस शेल में पी ब्लॉक एलिमेंट को पी सबशेल को फिल कर रहा है, पी सबशेल को फिल कर रहा है, तो इसका मतलब ये है कि ये पी ब्लॉक एलिमेंट का पी ब्लॉक एलिमेंट में आता है। अगर ये पी ब्लॉक एलिमेंट में आता है तो हमें पता है कि एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स हमारे पास रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स है, तो इससे हमें पता चला कि ये जो सल्फर है ये कम वक्त भी हमारे पास एक रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट है। आई होप आई हैव आंसर्ड द क्वेश्चन। अब इस बोर्ड को साफ कर लेते हैं और फिर क्वेश्चन नंबर वो जो रह गया था वो कर लेते हैं। कहाँ गया डस्टर? अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। डिफरेंशिएट, हाउ विल यू डिफरेंशिएट बिटवीन रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स एंड ट्रांजिशन एलिमेंट्स। हमें कहा गया है कि रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स, रिप्रेजेंटेटिव और ट्रांजिशन एलिमेंट्स के दरमियान आप डिफरेंस बताओ। तो सबसे पहले डिफरेंस जो है, हम रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स हम एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स जो हमारे पास हैं, एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स हमारे पास क्या हैं? ये रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स हैं, जबकि हमारे पास डी एंड एफ ब्लॉक जो एलिमेंट्स हैं, हमारे पास डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स जो हैं वो हमारे पास हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स। इसको हम अगर एस एंड पी ब्लॉक, अगर आप पीरियोडिक टेबल को गौर से देख लो तो ये जो एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स के ऊपर नंबरिंग दी हुई है, तो इसके ऊपर आपको ये मतलब 1A 2A ये ए वाला सिंबल दिखेगा आपको। आप अगर गौर कर लें पीरियोडिक टेबल पर तो हम कह सकते हैं कि दी सब ग्रुप ए एलिमेंट, सब ग्रुप A element are representative elements, while subgroup B elements, subgroup B elements are called transition elements। अच्छा, इसकी जो रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो फिक्स्ड होती है। दे हैव फिक्स्ड ऑक्सीडेशन स्टेट। इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट फिक्स्ड नहीं होती। दे हैव वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट तब्दील होती रहती है। अच्छा, ये हमारे पास, इसमें हमारे पास रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स में हमारे पास मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स आते हैं, जबकि ट्रांजिशन एलिमेंट्स के एलिमेंट्स तकरीबन तमाम एलिमेंट्स हमारे पास मेटल्स हैं। ये तकरीबन तमाम एलिमेंट्स हमारे पास मेटल्स हैं। ये हमारे पास ऑल 3 स्टेट्स में एग्जिस्ट करते हैं। एग्जिस्ट इन ऑल 3 states. However, transition elements exist in solid states. In solid state, except, इसमें जो एक्सेप्शन है वो है मरकरी की। मरकरी के बगैर ये सब जो हैं ये सॉलिड स्टेट में रहते हैं। इसके ज़्यादातर रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स के जो कंपाउंड्स होते हैं वो ऑफन कलर्ड कंपाउंड्स होते हैं। कभी कभार मतलब इनमें जो कलर्ड कंपाउंड की अक्सरियत है वो कम है। ऑफन they often form colored compounds। ये कभी कभार कलर्ड कंपाउंड्स बना लेते हैं। हाउएवर जो हमारे पास ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं दे मोस्टली फॉर्म कलर्ड कंपाउंड्स। इनमें मोस्टली कलर्ड कंपाउंड्स पाए जाते हैं।
तो ये तो हो गई थोड़ी डिफरेंस, रिप्रेजेंटेटिव और ट्रांजिशन एलिमेंट्स की थोड़ी डिफरेंस हो गई, और ये क्वेश्चन पेपर के लिहाज से भी काफ़ी ज़्यादा अहम है, ये पेपर में अक्सर आता है। अब आते हैं लॉन्ग क्वेश्चंस की तरफ। लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 1, हाउ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इज डिफरेंट फ्रॉम मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। हमें कहा गया है कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल मेंडलीव पीरियोडिक टेबल से किस तरह डिफरेंस है, इनके दरमियान डिफरेंसेस क्या हैं। तो आइए पढ़ते हैं इनके दरमियान डिफरेंसेस। लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 1, इनके दरमियान हमें डिफरेंसेस कहा गया है, तो ये हो गया मॉडर्न पीरियोडिक टेबल और ये हो गया मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। हमें कहा गया है कि इनके दरमियान आप डिफरेंसेस बताओ, तो शुरू करते हैं इनके दरमियान डिफरेंसेस। पहला जो मेन डिफरेंस है इसके दरमियान, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इज बेस्ड ऑन एटॉमिक नंबर। एलिमेंट्स जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में अरेंज है वो ऑन द बेसिस ऑफ बेस्ड ऑन एटॉमिक नंबर। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में जो एलिमेंट्स अरेंज हैं वो ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक नंबर अरेंज है। हाउएवर जो मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में जो एलिमेंट्स अरेंज है वो ऑन द बेसिस ऑफ बेस्ड ऑन एटॉमिक वेट, वो एटॉमिक वेट के बेस पर अरेंज है। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स ऑन द बेस ऑफ एटॉमिक नंबर, हाउएवर इन मेंडलीव पीरियोडिक टेबल एलिमेंट्स आर अरेंज्ड ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक वेट। अच्छा, इनका दूसरा डिफरेंस ये है कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में हमारे पास वैकेंट स्पेसेस नहीं है। वी हैव नो वैकेंट स्पेसेस इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। वैकेंट स्पेसेस खाली जगहों को कहते हैं। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में हमारे पास खाली जगह नहीं है। No vacant spaces. We don't have any vacant space in modern periodic table. However, in Mendeleev periodic table, we have vacant spaces फॉर अनडिस्कवर्ड एटम्स। वो एटम जो उस वक्त डिस्कवर नहीं हुए थे, मेंडलीव ने उनके लिए खाली जगह छोड़ दी थी, जबकि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में हमारे पास खाली जगह नहीं है। पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स वर क्लियर इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में क्या है? पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स वर क्लियर। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में हमारे पास आइसोटोप्स की पोजीशन क्लियर थी, क्योंकि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल हमारे पास एटॉमिक नंबर पर बेस्ड है। आइसोटोप्स आर द एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। Having same atomic number but different mass number। इनके एटॉमिक नंबर सेम है पर इनके मास नंबर एक दूसरे से डिफरेंट हैं। तो ये हो गए आइसोटोप्स। अब आइसोटोप्स एटम का तो एटॉमिक नंबर सेम होता है। अब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल हमारे पास एटॉमिक नंबर पर बेस्ड था, तो हमारे पास आइसोटोप्स की पोजीशन क्लियर थी, जबकि मेंडलीव पीरियोडिक टेबल हमारे पास एटॉमिक वेट पर बेस्ड था। एटॉमिक वेट पर बेस्ड था, इसमें हमारे पास आइसोटोप्स की पोजीशन क्लियर नहीं थी। हीलियम का एटॉमिक वेट भी 2 है और फिर हाइड्रोजन के ड्यूटेरियम आइसोटोप्स का एटॉमिक वेट भी 2 आ रहा है, तो इसमें हम फिर कंफ्यूज हो रहे थे। इसलिए इसमें मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में आइसोटोप्स की पोजीशन क्लियर है, जबकि मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में हमारे पास द पोजीशन ऑफ isotopes were not clear। हमारे पास इसमें आइसोटोप्स की पोजीशन क्लियर नहीं थी। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में हमारे पास अल्कली मेटल्स को ग्रुप फर्स्ट ए में, फर्स्ट ग्रुप ऑफ सब ग्रुप ए में रखा गया और कोई नेज मेटल्स को हमारे पास
सब ग्रुप बी, फर्स्ट ग्रुप ऑफ सब ग्रुप बी में रखा गया। कोइनेज मेटल हमारे पास गोल्ड, सिल्वर और कॉपर है। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में हमारे पास कोइनेज मेटल्स को ट्रांजिशन एलिमेंट के ग्रुप फर्स्ट में रखा गया, जबकि अल्कली मेटल्स को रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स, रिप्रेजेंटेटिव और नॉर्मल S&P ब्लॉक एलिमेंट जो हमारे पास है उनके फर्स्ट ग्रुप में रखा गया। हाउएवर मेंडलीव का जो ये पीरियोडिक टेबल है इसमें हमारे पास अल्कली मेटल्स, अल्कली एंड coinage metals were placed in same group, however they have different properties। अच्छा, इनमें एक और डिफरेंस ये भी है कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में हैलोजेंस को ग्रुप 7 में, ग्रुप 7 ऑफ सब ग्रुप ए, ग्रुप 7 ऑफ सब ग्रुप ए में रखा गया है, जबकि नोबल गैसेस को ग्रुप 8 ऑफ सब ग्रुप ए में रखा गया है। हाउएवर इन मेंडलीव पीरियोडिक टेबल द पोजीशन ऑफ halogens and noble gases was not clear। मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में नोबल गैसेस और हेलोजेंस की जो पोजीशन थी वो क्लियर नहीं थी, जबकि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में हमारे पास इनकी एक क्लियर पोजीशन है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आ जाएं आप। डिफरेंशिएट शील्डिंग इफेक्ट, ड्रा इट्स इफेक्ट, द आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। हमें कहा गया है कि शील्डिंग इफेक्ट को डिफाइन करो और इसका आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पर क्या इफेक्ट है वो बताएं। तो अच्छा, इसको अब मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख लेता हूं, सही है। शील्डिंग इफेक्ट, ये S फॉर शील्डिंग एंड E फॉर इफेक्ट। Shielding effect is the effect in which the inner shell electron shields the outer electron from the nucleus. Attractive force is called shielding effect. Let's suppose ये हमारे पास न्यूक्लियस है, ये हमारे पास फर्स्ट शेल हो गया, ये हमारे पास सेकेंड शेल हो गया। इस तरह ये हमारे पास इनर इलेक्ट्रॉन होगा और ये हमारे पास थर्ड इलेक्ट्रॉन, थर्ड शेल, ये इसका इलेक्ट्रॉन हो गया। तो शील्डिंग इफेक्ट हमारे पास क्या है? शील्डिंग इफेक्ट इज द इफेक्ट इन विच द इनर इलेक्ट्रॉन shields the outer electron from the nucleus. Attractive force is called shielding effect. The effect in which inner electron shield the outer electron from nucleus. Attractive force is called shielding effect, and due to this shielding effect, this valence electron do not feel the full effect of nucleus. इन इलेक्ट्रॉन की वजह से ये जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है ये न्यूक्लियस का पुल चार्ज एक्सपीरियंस नहीं कर पाता, क्योंकि ये शील्ड बन रहे हैं, ये इनर इलेक्ट्रॉन शील्ड बन रहे हैं, ढाल बन रहे हैं इस वैलेंस इलेक्ट्रॉन के लिए। अच्छा, ये तो इसकी डिफिनीशन हो गई। अब आ जाते हैं, अब इसको आयनाइजेशन एनर्जी पर क्या इफेक्ट है। तो शील्डिंग इफेक्ट एंड आयनाइजेशन एनर्जी, इफेक्ट ऑफ शील्डिंग इफेक्ट एंड आयनाइजेशन एनर्जी। आयनाइजेशन एनर्जी की अगर हम डिफिनीशन करें तो इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द वैलेंस शेल ऑफ अ गैसियस एटम टू फॉर्म कैटायन।
आयनाइजेशन एनर्जी हमारे पास वो एनर्जी होती है जो किसी एटम के लिए दरकार होती है ताकि उसके वैलेंस शेल से हम इलेक्ट्रॉन निकाल सके। लेट सपोज ये मैंने लिथियम का स्ट्रक्चर ड्रा कर लिया, लिथियम के वैलेंस शेल में ये एक इलेक्ट्रॉन है। अच्छा, अब आयनाइजेशन एनर्जी क्या है? आयनाइजेशन एनर्जी इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी, it is the amount of energy which is required to remove electron from the valence shell of a gaseous atom to form cation। अच्छा, ये एनर्जी हमने प्रोवाइड की इस इलेक्ट्रॉन को ताकि इसे हम वैलेंस शेल से निकाल सके। ये एनर्जी हमने प्रोवाइड की जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रॉन निकल गया। तो लिथियम को हमने एनर्जी प्रोवाइड की जिसकी वजह से हमारे पास इसने एक इलेक्ट्रॉन खो दिया। तो ये जो एनर्जी हमने प्रोवाइड की इलेक्ट्रॉन को हटाने के लिए हमारे पास है आयनाइजेशन एनर्जी। आयनाइजेशन एनर्जी इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द वैलेंस शेल ऑफ अ गैसियस एटम टू फॉर्म केटाइन। ये हमारे पास केटाइन बन गया। तो ये होगी। अच्छा, अब शील्डिंग इफेक्ट का आयनाइजेशन एनर्जी पर क्या असर है? देखिए, अगर न्यूक्लियस का फोर्स इस वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर ज्यादा होगा तो हमें ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी इस इलेक्ट्रॉन को हटाने के लिए। अगर न्यूक्लियस का फोर्स इस इलेक्ट्रॉन पर कम होगा तो हम थोड़ी सी एनर्जी भी दे सकते हैं इस इलेक्ट्रॉन को यहां से हटाने के लिए। ये मार्कर है, ये मैंने इस तरह पकड़ा हुआ है। तो अगर मैंने इसे फुल मजबूती के साथ पकड़ा, तो अगर आप मुझसे ये मार्कर ऐसे छीनना चाहते हैं तो आपको ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी क्योंकि मैंने इसे मजबूती से पकड़ा हुआ है। अच्छा, अब अगर मैंने ये मार्कर इस तरह पकड़ तो आप थोड़ी सी एनर्जी भी लगा के इस मार्कर को यहां से हटा सकते हो। तो ये जो न्यूक्लियस का फोर्स है इस वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर, तो ये डिसाइड करता है आयनाइजेशन एनर्जी की। आयनाइजेशन एनर्जी कम होगी कि ज्यादा होगी? न्यूक्लियस का फोर्स ज्यादा होगा तो डेफिनेटली हमें ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी, मतलब ज्यादा आयनाइजेशन एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। अच्छा, जब हमारे पास शील्डिंग इफेक्ट बढ़ेगा तो देखिए, जब लेट सपोज ये हमारे पास न्यूक्लियस है, यहां हमारे पास एक शेल हो गया, 2 शेल हो गए, 3 शेल हो गए, 4 शेल हो गए। अब जितने नंबर ऑफ शेल्स बढ़ेंगे उतनी शील्डिंग इफेक्ट बढ़ेगी। तो अगर हमारे पास शील्डिंग इफेक्ट बढ़ेगी तो इसका मतलब ये है वैलेंस इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के दरमियान हमारे पास जो अट्रैक्टिव फोर्स है वो कम होगी अगर हमारे पास शील्डिंग इफेक्ट ज्यादा होगी। देखिए, अगर शील्डिंग इफेक्ट हमारे पास ज्यादा होगी तो इसका मतलब ये है कि न्यूक्लियस का चार्ज इस वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर कम है। अगर न्यूक्लियस शील्डिंग इफेक्ट ज्यादा है तो इसका मतलब यह है कि न्यूक्लियस चार्ज कम है। अब अगर न्यूक्लियस चार्ज कम है तो हम थोड़ी सी एनर्जी भी दे के इसको इस वैलेंस शेल से हटा सकते हैं, तो हमारे पास आयनाइजेशन एनर्जी भी कम होगी। अगर हमारे पास शील्डिंग इफेक्ट ज्यादा होगी तो हमारे पास आयनाइजेशन एनर्जी कम होगी। अब आते हैं शील्डिंग इफेक्ट एंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पर। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या है पहले ये समझो। शील्डिंग इफेक्ट एंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहते हैं लव फॉर द एक्सेप्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो अगर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की हम डिफिनीशन करें तो इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड व्हेन एन इलेक्ट्रॉन एंटर्स टू द वैलेंस शेल ऑफ अ गैसियस एटम टू फॉर्म एन आयन। देखें, लेट सपोज हमारे पास ये एक एटम है, चलो इसको फ्लोरीन कर लेते हैं। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9 है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसके वैलेंस शेल में, फ्लोरीन के वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड व्हेन एन इलेक्ट्रॉन एंटर्स टू द वैलेंस शेल ऑफ अ गैसियस एटम टू फॉर्म एन आयन। अब अगर इसके वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन एंटर होगा तो ये न्यूक्लियस इस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा जिसकी वजह से यहां से एनर्जी रिलीज होगी। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड व्हेन एन इलेक्ट्रॉन एंटर्स टू द वैलेंस शेल ऑफ अ गैसियस एटम टू फॉर्म एन आयन। अच्छा,
शील्डिंग इफेक्ट इन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। अगर हमारे पास शील्डिंग इफेक्ट ज्यादा होगी तो इसका मतलब यह है कि हमारे पास न्यूक्लियस चार्ज कम होगा, न्यूक्लियस चार्ज कम होगा। अब अगर हमारे पास न्यूक्लियस चार्ज कम है इस वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर, तो ये जो इलेक्ट्रॉन यहां पर इस शेल में आएगा तो इसके दरमियान और न्यूक्लियस के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी कम होगी, तो हमारे पास एनर्जी भी कम रिलीज होगी। तो अगर हमारे पास ये एनर्जी कम रिलीज हो रही है तो इसका मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी हमारे पास कम होगी। सही है। अब आते हैं शील्डिंग इफेक्ट एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। शील्डिंग इफेक्ट एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। देखिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज द एबिलिटी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड इटसेल्फ इन अ कोवेलेंट बॉन्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ये हमारे पास हाइड्रोजन है, ये क्लोरीन है, ये इनमें शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इस पे पार्शियल पॉजिटिव और इस पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज। द इफेक्ट इन विच द इनर्शियल इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, द एबिलिटी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड इटसेल्फ इन अ कोवेलेंट बॉन्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अच्छा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पर शील्डिंग इफेक्ट का क्या असर है? देखें, जितनी हमारे पास शील्डिंग इफेक्ट ज्यादा होगी, तो अगर हमारे पास शील्डिंग इफेक्ट ज्यादा है तो हमारे पास न्यूक्लियस चार्ज हमारे पास क्या होगा? शील्डिंग इफेक्ट ज्यादा है, तो इसका मतलब यह है कि इनर्शियल इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा इनर्शियल इलेक्ट्रॉन्स आउटर इलेक्ट्रॉन को शील्ड कर रहे हैं, तो न्यूक्लियस चार्ज हमारे पास डेफिनेटली कम होगा। अब अगर न्यूक्लियस चार्ज कम है तो इसका मतलब यह है कि ये शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिस एटम का न्यूक्लियस चार्ज ज्यादा होगा वो इस शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ज्यादा खींचेगा, जिस एटम का न्यूक्लियस चार्ज कम होगा वो इस शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ कम खींचेगा। मतलब न्यूक्लियस चार्ज, अगर हम एग्जांपल ले ले डेली लाइफ में, तो न्यूक्लियस चार्ज की एग्जांपल एक ताकतवर इंसान है, और जिसमें ताकत ज्यादा होगी वो रस्सी को ज्यादा तेजी से खींचेगा, जिसका न्यूक्लियस चार्ज ज्यादा होगा वो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को मजबूती से अपनी तरफ खींचेगा। तो शील्डिंग इफेक्ट का अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पर क्या असर है? तो जितनी शील्डिंग इफेक्ट ज्यादा होगी उतना न्यूक्लियस चार्ज कम होगा, उतना बंदा कमजोर होगा, तो इसका मतलब यह है कि उतनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी कम होगी। अब आई होप आपको इस बात की समझ आ गई होगी। अच्छा, अब कहाँ गया? अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। डिफरेंशिएट बिटवीन एटॉमिक रेडियस एंड कोवेलेंट रेडियस, एक्सप्लेन द ट्रेंड ऑफ एटॉमिक रेडियस इन पीरियोडिक टेबल। इसको भी मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन, आसान अल्फाज में एक्सप्लेन किया हुआ है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। डिफरेंशिएट बिटवीन एटॉमिक रेडियस एंड कोवेलेंट रेडियस, एक्सप्लेन द ट्रेंड ऑफ एटॉमिक रेडियस इन पीरियोडिक टेबल। इसको भी मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। आप चैनल के प्लेलिस्ट में चले जाएं, वहां पर पीरियोडिक टेबल इन पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज, चैप्टर नंबर 3 पीरियोडिक टेबल इन पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज के नाम पे मैंने एक प्लेलिस्ट बनाया हुआ है। उसमें आपको इस चैप्टर की तमाम वीडियोस मिल जाएंगी और आपको इसमें ये वीडियो भी मिल जाएगी। व्हाट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, आइडेंटिफाई द मोस्ट एंड लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इन ग्रुप्स इन पीरियोडिक टेबल, ये भी मैंने वहां पे एक्सप्लेन किया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4 हमने कर लिया। अच्छा, एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स, ये भी मैंने उसमें काफ़ी डिटेल के साथ एक्सप्लेन किए हुए हैं। पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज, पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज इज बेसिकली, पीरियोडिसिटी कहते हैं रिपीटिशन को, मतलब रिपीटिशन ऑफ प्रॉपर्टीज। पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टी मींस द रिपीटिशन ऑफ प्रॉपर्टीज आफ्टर सर्टेन इंटरवल इज कॉल्ड पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज द लव फॉर द एक्सेप्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज व्हेन इलेक्ट्रॉन एंटर टू वैलेंस शेल ऑफ अ गैसियस एटम टू फॉर्म एन आयन। अच्छा, ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, इसे भी मैंने डिटेल के साथ एक्सप्लेन किया हुआ है। तो ये था आपका चैप्टर नंबर 3 पीरियोडिक टेबल एंड पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज का एक्सरसाइज। अगर आपको इस चैप्टर में, इस एक्सरसाइज में कोई भी मसला हो, आप कमेंट सेक्शन में पूछ लें, हम हैं आपकी खिदमत के लिए, आपके मसले हल करेंगे। सही है। और हाँ, जाने से पहले मेरी एक बात सुन लें। लोग कहते हैं ना कि YouTube नामी एक ऐप है, उसमें नीचे एक रेड सब्सक्राइब बटन पाया जाता है, और अगर आप वो सब्सक्राइब बटन प्रेस कर लें और फिर आप वो बिल नोटिफिकेशन वाला बटन भी दबा दें
तो फिर हमारी हौसला अफजाई होगी और फिर हम और इससे अच्छे अच्छे वीडियोस बनाएंगे, आपको खुश करेंगे, आपकी प्यास केमिस्ट्री की, आपकी केमिस्ट्री की प्यास बुझाएंगे। सही है। और हाँ, जाने से पहले ये कहूँगा कि हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुशियाँ बांटें और टेंशन ना लें, छोटी सी ज़िंदगी है, हंसते हंसते गुजारें। अल्लाह हाफिज़।